नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बायोलॉजी विद जॉनी। आज हम बात करेंगे सीईटी, रीट, पटवारी, वीडियो आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप पर। हर परीक्षा में इससे संबंधित एक या दो सवाल आपको मिल जाते हैं। आपने अभी तक रक्त समूह को रटा होगा। दाता किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, एंटीजन कौन सी होती है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट से अपन इसको पढ़ेंगे। जब तक आप वीडियो को पूरा देखेंगे उसके पश्चात आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और जिंदगी भर याद रहेगा। शुरू करते हैं रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप पर। देखिए, इसका जो मेन कंसेप्ट है वो शुरू होता है प्रतिरक्षा तंत्र से। हमारे शरीर में रोगाणु से लड़ने की वह क्षमता है जो हमें रोगों से बचाती है। और वो रोगाणु से किस प्रकार लड़ती है, इसका भी एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसे कहा जाता है अपना पराया। इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा तंत्र अपनी चीजों को स्वीकार करती है और पराई चीजों को रिजेक्ट यानी नकारने के लिए अपने अंदर प्रोटीन के कुछ महत्वपूर्ण अणु बनाती है जो उन पराई चीजों से लड़ते हैं। उन अणुओं को आप जानते होंगे, जो आपके दिमाग में भी आ रहा है, वो अणु कहलाते हैं एंटीबॉडी, जिसे हिंदी में प्रतिपिंड भी कहा जाता है। यानी जिस भी चीज को नकारना है, जिस भी चीज को शरीर अस्वीकार करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई जाती है। रोगाणुओं के शरीर पर कुछ खास कण होते हैं, उन्हें पहचान कर ही उन्हीं अणुओं के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। और जिन अणुओं के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है उन अणुओं को कहा जाता है प्रतिजन, और इंग्लिश में कहते हैं एंटीजन। अर्थात एंटीजन और एंटीबॉडी की आपस में क्रिया होती है। शरीर के अंदर भी कुछ एंटीजन होते हैं जो आरबीसी, ऊतकों की सतह पर या रक्त वाहिनिकाओं की दीवारों पर पाए जाते हैं। वो उसके खुद के एंटीजन होते हैं जो शरीर में पाए जाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आरबीसी पर एक एंटीजन है, एच एंटीजन है। एच एंटीजन को जीन, क्या कहें, जेनेटिक्स प्रोग्राम के तहत एक स्पेशल शर्करा या ग्लाइकोप्रोटीन में बदला जाता है जिसे ए कहा जाता है। अर्थात जो एंटीजन बनेगी एच से उसे कहते हैं ए एंटीजन। और जिस भी व्यक्ति की आरबीसी पर आपको ए एंटीजन मिलेगा उसका ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा। और इस मानव के शरीर में जब रोगाणु आएंगे, अब रोगाणुओं पे भी एंटीजन होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, ढेर सारे होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ए एंटीजन के, बी एंटीजन की। अब ए एंटीजन, बी एंटीजन वाले रोगाणु शरीर के अंदर आएंगे, उस वक्त जब ए एंटीजन वाले आएंगे और बी एंटीजन वाले आएंगे, तब ए एंटीजन वाले रोगाणुओं को स्वीकार कर लिया जाएगा क्योंकि वैसी ही एंटीजन आरबीसी के स्वयं के ऊपर भी है, बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। लेकिन ध्यान से देखिए, जब भी रोगाणु अंदर आएगा उसे पहचानता नहीं है शरीर, उसके खिलाफ प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी, बी को नष्ट करने के लिए बनी है, तो उस एंटीबॉडी का नाम हो जाएगा एंटीबॉडी बी। यानी ये एंटीबॉडी है, या शॉर्ट में कहें जिसको प्रतिपिंड। अब एक बात को आपने नोटिस किया होगा कि जिस भी व्यक्ति की आरबीसी की झिल्ली पर ए एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप ए हो गया, और उसकी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, एंटीबॉडी बी हो जाएगी। अगर अपने एक एग्जांपल ऐसा ही सेम टू सेम ले, किसके लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए जिसकी आरबीसी की झिल्ली पर बी एंटीजन है, अब इसके शरीर में भी रोगाणु प्रवेश करेंगे, बी एंटीजन वाले भी और ए एंटीजन वाले भी। बी एंटीजन वाले रोगाणुओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की
एंटीबॉडी नहीं बनेगी क्योंकि शरीर इसको पहचानता है, स्वीकार करता है। लेकिन जो ए एंटीजन वाले रोगाणु हैं वो बाहरी हैं, उसे पहचान कर, पराया समझकर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी। अब उस एंटीबॉडी का नाम आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडी ए, जो कहां बनेगी? प्लाज्मा में बनेगी, जिसको अपन कह सकते हैं प्रतिपिंड या एंटीबॉडी कहते हैं। अब देखिए, ए था तब बी के खिलाफ बनी, बी है एंटीजन तो ए के खिलाफ बनी। एक अगली स्थिति देखते हैं। उस स्थिति के अंदर मान लीजिए व्यक्ति की आरबीसी की झिल्ली पर जो एच एंटीजन है, देखिए एच थी वो बी में बदल गई, एच एंटीजन है वो ए में भी बदली है और दूसरी मान लीजिए बी में बदली है। इसका मतलब ये हुआ इसकी आरबीसी की झिल्ली पर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, इसका कौन सा हो गया? बी। अब आप बताएंगे जब इसमें रोगाणु प्रवेश करेंगे, ए एंटीजन वाले भी और बी एंटीजन वाले भी, एनवायरमेंट में जब उनके साथ रिएक्ट किया जाएगा तो किस प्रकार की एंटीबॉडी बनेगी? किसी भी प्रकार की नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये ए एंटीजन को भी स्वीकार करता है और बी को भी पहचानता है, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। यही कारण है कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके प्लाज्मा में आपको किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी या प्रतिपिंड देखने को नहीं मिलता। अगली स्थिति को देखिए, जब आरबीसी की झिल्ली पर एच है, एच ही बड़ा है, ना तो ए में बदला है ना बी में बदला है, उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। अब इसके शरीर में अब रोगाणु आएंगे, कौन से? ए वाले भी और बी वाले भी। जब ए वाले आएंगे तो उसके खिलाफ प्लाज्मा के अंदर, हाँ जी एकदम सही समझा आपने, कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? ए के खिलाफ बनेगी एंटीबॉडी ए और बी के खिलाफ मिलेगी एंटीबॉडी बी। यानी इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी बन जाएंगी, निर्मित हो जाएंगी। चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप आपने देख लिए, ए बी और ओ। क्यों किसी के अंदर एंटीबॉडी ए है, क्यों किसी के अंदर एंटीबॉडी बी है? ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीबॉडी क्यों नहीं मिलती? ओ के अंदर दोनों एंटीबॉडियां प्रेजेंट होती हैं। इसका रीजन भी आपको पता चल गया होगा। अब आपको किसी प्रकार का रट्टाफिकेशन की, उसको रीड करने की बार बार आवश्यकता नहीं है। एक बेसिक कंसेप्ट को याद रखिएगा। अगर अपने यहां सिंपल एक टेबल बनाएं तो आरबीसी की झिल्ली पर जो प्रतिजन है जिसको आप कहते हैं एंटीजन, उसी के आधार पर अपन ने क्या लिखा? उसका नाम ब्लड ग्रुप दिया, जिसे कहते हैं रक्त समूह। अगर मान लीजिए ए है तो रक्त समूह ए हो गया, बी है तो रक्त समूह बी हो गया। ए और बी एंटीजन दोनों हैं, ये बी है तो रक्त समूह का नाम ए बी हो गया। कोई एंटीजन नहीं है तो रक्त समूह का नाम कौन सा हो गया? ओ। अब देखिए बात करते हैं किसकी? पीले रंग में लिखता हूं क्योंकि प्लाज्मा कौन से रंग में होता है? पीले रंग का। और जो एंटीजन होती है वो किस पर पाई जाती है? आरबीसी की झिल्ली पर बनाई अपन ने, इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो एंटीबॉडी होती हैं वो प्लाज्मा में होती है। हाँ जी बताइए, ए वाले में कौन सी मिलेगी? एंटी शब्द लिखना बहुत जरूरी है, एंटीबॉडी बी। और बी वाले में मिलेगी आपको, अपोजिट कीजिए, एंटीबॉडी ए। ए बी वाले में कोई नहीं मिलेगी और ओ वाले में आपको एंटीबॉडी ए भी मिलेगी और एंटीबॉडी बी मिलेगी। अब मेरा एक सवाल है आपसे, ये एच ब्लड ग्रुप कौन सा है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए। जब भी ब्लड ट्रांसफर किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो इन्हीं चारों को देखते हैं, जिसे एबीओ रक्त समूह कहते हैं। इसके अलावा एक आरएच
रक्त समूह को भी फोकस किया जाता है। एबीओ रक्त समूह के बिना अगर ब्लड ट्रांसफर की बात करें तो दुनिया में सबसे पहला ब्लड ट्रांसफर जो था वो फ्रांस के डॉक्टर जो थे जेम्स डेनिस, उन्होंने किया था। जीन डेनिस ने क्या किया था, एक व्यक्ति को बछड़े या भेड़ का रक्त चढ़ा दिया था। उसके पश्चात कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। फ्रांस में उसके बाद ब्लड ट्रांसफर पर बैन लगा दिया गया था। अमेरिका के डॉक्टर्स ने तो और भी कमाल किया, गाय का दूध ही रोगियों को चढ़ा दिया गया। भयंकर एलर्जी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मानव में सफल जो ब्लड ट्रांसफर करने वाले जो थे जेम्स ब्लंडल थे। जेम्स ब्लंडल ने एक लेडीज को जो प्रसव के बाद जिसमें रक्त की कमी हो गई थी उसके हस्बैंड का ब्लड चढ़ाया था। दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने उस काम को रोका नहीं। उसके पश्चात उन्होंने कम से कम 10 ब्लड ट्रांसफर मानव से मानव में किए, जिसमें से 5 बच गए और 5 जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। अब आप बता सकते हैं कि 5 जो जीवित रहे वो क्यों रहे और 5 जिनकी मृत्यु हुई वो क्यों हुई। इससे पहले अपन बात करते हैं कि गोल्डन ब्लड जो मैंने पूछा था वो क्या होता है। अभी आरबीसी की झिल्ली पर अपन ने देखा था, एक बेसिक प्रोटीन देखा था जो ग्लाइकोप्रोटीन है एक प्रकार का, जिसे हमने कहा था एच। अगर ये एच ए में बदलता है तो ए एंटीजन बन जाता है, और बी में बदलता है तो बी एंटीजन बन जाता है। ए और बी दोनों में बदलता है तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। लेकिन कई व्यक्तियों में अच्छा एच ही रहता है तो ओ ब्लड ग्रुप। किन्हीं व्यक्तियों में ये देखा गया कि एच जो एंटीजन है वो पाया ही नहीं जाता। एच एंटीजन की एब्सेंस के कारण इसे स्मॉल एच ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। और बॉम्बे ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉम्बे में सबसे पहले देखा गया था। इसकी संख्या जो है वो 10,000 लोगों में से एक होती है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप रेयर कहलाता है। अब अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें, रक्त स्थानांतरण किसके आधार पर बात करें। देखिए ये अपन ने चार्ट देख लिया कि ब्लड ग्रुप ए है क्योंकि ए एंटीजन है, बी है क्योंकि बी एंटीजन है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब ब्लड ट्रांसफर की बात करें, ब्लड ट्रांसफर के अंदर एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जो ब्लड डोनर होता है, दाता है, उसको फोकस करना है उसकी एंटीजन पर कि उसमें एंटीजन कौन सी है, यानी उसका ब्लड ग्रुप ही फोकस कर लीजिए, उससे ही पता चल जाएगा। और ग्राही जो है उसके प्रतिपिंड या जिसे कहें एंटीबॉडी पर फोकस करना है, उसको ध्यान में देखना है। ये दोनों समान नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, अगर इसमें ए एंटीजन है, इसमें बी है, इसमें ए और बी दोनों है, तो यहां सामने एंटीबॉडी ए नहीं होनी चाहिए, यहां सामने एंटीबॉडी बी नहीं होनी चाहिए, यहां सामने एंटीबॉडी ए भी नहीं होनी चाहिए और एंटीबॉडी बी भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम ब्लड ट्रांसफर नहीं कर सकते, ब्लड ट्रांसफर नहीं होगा। तो एक सिंपल सा फंडा है, आप उसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी दाता का जो एंटीजन है वो ग्राही के एंटीबॉडी के समान नहीं होना चाहिए। आप समझ गए होंगे, क्योंकि मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड देता है, तो ए ब्लड ग्रुप वाले का इसके अंदर जाता है कौन सा एंटीजन, एंटीजन ए जाता है। और ग्राही के शरीर में एंटीबॉडी कौन सी है, एंटीबॉडी ए है प्लाज्मा के अंदर। वो एंटीबॉडी ए एंटीजन ए के साथ लड़ेगी, जिसे कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी, असंगत ब्लड। तो गलत ब्लड चढ़ जाएगा ए वाले को बी को या बी वाले ए को। तो होता क्या है, उससे आरबीसी जो है वो आपस में चिपक जाएंगी। उस प्रक्रिया को कहा जाता है क्लंपिंग, या एक शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है, समूहन। प्रतियोगी परीक्षाओं में सीईटी है, रीट है, जो भी परीक्षा है उसमें समूहन शब्द, प्रतिपिंड शब्द पर बार बार फोकस किया गया है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने, एबीओ ब्लड ग्रुप की, और सन 1900 के आसपास। सन याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि अगर गलत ब्लड चढ़ गया, मिसमैच हो गया, ए वाले को बी का, बी वाले को ए का,
तो उस समय कौन सी प्रक्रिया होती है? उसे कहते हैं समूहन, और इंग्लिश में कहा जाता है उसको एग्लूटिनेशन। इंग्लिश में कहते हैं उसको एग्लूटिनेशन। अब आप समझ गए होंगे कि सार्वत्रिक दाता किसे कहेंगे और सार्वत्रिक ग्राही किसे कहेंगे। एक सिंपल सा अगर अपन टेबल देखें, अब इस टेबल को देखिए आप कि अपन बात करें ए ब्लड ग्रुप की, तो ए ब्लड ग्रुप को ए भी ब्लड दे रहा है, बी ओ भी दे रहा है, बी को बी भी दे रहा है और ओ भी दे रहा है, ओ को सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ब्लड देता है। ए बी को देखिए, ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, इसका मतलब ये है सार्वत्रिक ग्राही। और जो ओ है वो सबको ब्लड दे रहा है, ओ ओ ओ सबके अंदर आ रहा है, इसका मतलब इसको कहा जाता है सार्वत्रिक दाता। ये हो गए प्रश्न पुरानी परीक्षाओं में पूछे जाते थे सार्वत्रिक दाता कौन सा है और सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है। सभी को पता होगा, नॉर्मली जो पहली बार परीक्षा दे रहा है शायद उसे भी पता होगा। आजकल जो प्रश्न आते हैं अब अलग टाइप के पूछे जाते हैं। सार्वत्रिक ग्राही अगर ए बी को कहा गया है तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों उसको सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं? कारण ये रहा, ये कारण है एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा निल। तो यहां लिखेंगे क्योंकि ए बी रक्त समूह में किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ये कारण हो गया क्योंकि उसको कहा जाता है सार्वत्रिक ग्राही। अब सेम ऐसा रीजन लिखेंगे अपने किसके पीछे, सार्वत्रिक दाता के पीछे। सार्वत्रिक दाता क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि ओ रक्त समूह में किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती। अब ध्यान देना, एंटीबॉडी को बार बार मैं बोल रहा हूं प्रतिपिंड शब्द कहा जाता है। ये हो गया अपना एबीओ ब्लड सिस्टम। याद रखिएगा किसने ढूंढा था? लैंडस्टीनर ने, सन लगभग 1900 याद रखिएगा। पहला मानव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मानव का मानव में जो किया था वो जेम्स ब्लंडन। अब अपन बात करेंगे एबीओ रक्त समूह के अलावा एक और रक्त समूह होता है, एक अलग कारक है। ए और बी एंटीजन के अलावा जो तीसरा कारक है उसे कहते हैं आरएच कारक। तो आरएच कारक की जो खोज है वो भी की थी किसने? लैंडस्टीनर और वीनर ने। खोज पहला ही प्रश्न है जी, किसने की थी? लैंडस्टीनर एवं वीनर ने। किसमें की थी? मकाका रीसस बंदर में। दो प्रश्न हो गए जी आपके सामने। पहला प्रश्न तो हो गया खोज किसने की थी आरएच की। दूसरा प्रश्न हो गया किस में की गई थी? बंदर में, भालू में, बिल्ली में? बंदर में की गई थी। बंदर का नाम क्या हो गया? मकाका रीसस बंदर। अब आरएच क्या होता है? आरएच भी एक एंटीजन है, जैसे अपन ने ए और बी की बात की थी सेम वैसे ही है। मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसकी आरबीसी की झिल्ली पर, ये प्योर प्रोटीन होता है, प्रोटीन का बना हुआ है, इसकी झिल्ली पर आरएच है या आरएच नहीं है। अगर मान लीजिए ये दो व्यक्ति हैं, इसकी झिल्ली पर आरएच है इसीलिए इसको बोलेंगे आरएच पॉजिटिव, और इसकी झिल्ली पर आरएच नहीं है इसलिए इसको बोलेंगे आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ये प्रोटीन के बने होते हैं प्रॉपर। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये एंटीजन है तो इनके खिलाफ एंटीबॉडी भी पाई जाएगी। आरएच एक प्रकार का क्या है? एंटीजन है। प्रकृति में ऐसा कोई भी रोगाणु नहीं है जिसके ऊपर, जिसके सरफेस के ऊपर आपको आरएच जैसा कोई भी एंटीजन मिले। इसका मतलब बच्चा जो है एनवायरनमेंट से जब इंटरेक्ट करता है उसके शरीर में आरएच एंटीबॉडी नहीं बनती। प्रकृति ने आरएच एंटीबॉडी नहीं बनाई है। अब आरएच एंटीबॉडी पैदा क्यों हो जाती है? जब आरएच नेगेटिव व्यक्ति, जब उसका शरीर जानता नहीं है आरएच
कारक की जैसी कोई भी चीज है प्रकृति में, RH नेगेटिव वाले के शरीर में RH पॉजिटिव वाले कारक चढ़ाया जाता है तो RH नेगेटिव व्यक्ति के ग्राही के शरीर में RH एंटीबॉडी यानी प्रतिपिंड बन जाती है। अब कितने % लोग RH पॉजिटिव हैं? अगर अपन देखें भारत के अंदर आपको लगभग 95% अराउंड मिल जाएंगे, और नेगेटिव जो है वो कम है, उनकी संख्या आपको लगभग कितनी मिल जाएगी? 5% मिल जाएगी। अब RH जो होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। आपने अभी A और B का नाम सुना, C क्यों नहीं है, D क्यों नहीं है, ये इसी के अंदर आती हैं। RH के टाइप हैं। RH के टाइप अगर अपन देखें, स्मॉल c, कैपिटल C, D, स्मॉल e, कैपिटल E, ये RH एंटीजन के टाइप हैं। इन पांचों, इसके अलावा और भी हैं, 50 प्रकार के RH एंटीजन आपको मिल जाएगी। जब आप कहते हैं RH नेगेटिव, RH नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई भी RH नहीं है। हम जब बात करते हैं मेनली किसके बारे में बात करते हैं? डी के बारे में फोकस किया जाता है, डी को। अगर व्यक्ति कोई RH पॉजिटिव है तो इसका मतलब है उसमें डी एंटीजन है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। RH पॉजिटिव जो व्यक्ति है उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है? एंटीजन डी। इसीलिए आपने कहीं देखा होगा RH एंटीबॉडी को ब्रैकेट में लिखा जाता है एंटीबॉडी डी। हम RH शब्द यूज ही किसके लिए कर रहे हैं? जनरली डी के लिए। RH नेगेटिव का मतलब हुआ इसमें डी एंटीजन नहीं है, यहां डी एंटीजन नहीं है। इसके अलावा ये सारी हैं, सी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, 50 प्रकार की हैं, कोई ना कोई आपको RH के ऊपर मिलेगी। यहां हम डी की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर कोई RH ही नहीं है तो उस व्यक्ति को कहेंगे अपन RH नल व्यक्ति। RH नल व्यक्ति वो होगा जिसकी RBC के झिल्ली पर कोई भी RH नहीं है। 50 प्रकार की बात करो ना, डी है ना ई है, कोई भी नहीं है, RH नाम की चीज नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कहेंगे अपन RH नल। और ऐसे व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा, ब्लड जो कहलाएगा वो कहलाएगा गोल्डन ब्लड। गोल्डन ब्लड पूरी दुनिया में 50 लोगों के पास होगा। बिल्कुल रेयर ब्लड ग्रुप है ये। गोल्डन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी कीमत सोने के बराबर है। अब आप समझ गए होंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है और RH नल यानी गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या है। अपन वापस बात करें RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की। अगर नेगेटिव वाले के शरीर में RH पॉजिटिव वाला ब्लड जाता है, कोई भी हो उसके शरीर में RH पॉजिटिव वाला ब्लड जाएगा तो RH नेगेटिव वाले शरीर के अंदर बन जाएंगी एंटीबॉडी RH। एंटी RH लिखा यानी एंटीबॉडी RH, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं डी, क्योंकि डी के खिलाफ बन रही है। नेगेटिव वाला, मैं नेगेटिव हूं, मेरे शरीर में बन गई है। मैंने अगर किसी से ब्लड लिया पॉजिटिव वाला तो मेरे बॉडी के अंदर बन जाएंगी एंटीबॉडी RH एंटीबॉडी बन गई। लेकिन RH एंटीबॉडी जो तुरंत नहीं बनती, उसको बनने में कम से कम 28 दिन का समय लगता है। रिएक्ट धीरे धीरे होता है। तब तक आधी से ज्यादा, मैंने किसी से भी ब्लड लिया होगा, उनका जीवन काल भी RBC का फिक्स होता है, 120 दिन के आसपास होता है। तब तक जो RBC है वो मर चुकी होंगी या मरने की कगार पर होंगी। यानी प्रथम अनुक्रिया जो होगी, पहली बार जो लड़ाई होगी मेरे शरीर में बनी हुई एंटीबॉडी की, वो एंटीबॉडी कौन सी? RH एंटीबॉडी। मैंने जिससे RH एंटीजन ली थी उससे लड़ेगी, और उस प्राथमिक लड़ाई को प्रथम अनुक्रिया कहेंगे। प्रथम अनुक्रिया स्लो होगी क्योंकि टाइम लगेगा, धीरे होगी। लेकिन मेरे शरीर में अब बन चुकी है RH एंटीबॉडी। दोबारा अगर मैं नेगेटिव का हूं, RH नेगेटिव व्यक्ति हूं, मैंने दोबारा किसी व्यक्ति से RH पॉजिटिव से ब्लड लिया, इस बार RH एंटीजन जैसे ही आएंगी बॉडी में, पहले से तैयार है RH एंटीबॉडी, जो एंटीजन शरीर में दोबारा आएंगी, पहले से तैयार एंटीबॉडी उस पर अटैक करेगी। अटैक करने के बाद कौन सी प्रक्रिया होगी? समूहन आप जानते होंगे, अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है एग्लूटिनेशन, इंग्लिश में कहते हैं उसे एग्लूटिनेशन। अभी अपन ने बात की थी, गलत ब्लड चढ़ जाए तब भी एग्लूटिनेशन होता है, समूहन होता है, और RH इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए तब भी एग्लूटिनेशन यानी समूहन होता है। उसके बाद होता क्या है, जब RBC चिपक जाती है उसके बाद बॉडी उसको डिटेक्ट करके उनको तोड़ देती है, उनमें छेद निकाल देती है, यानी हीमोलाइसिस हो जाता है। हीमोलाइसिस नाम की घटना हो जाती है। तो दो घटनाएं हो गई, देखिएगा।
पहला समूहन गलत ब्लड चढ़ जाने पर, और दूसरी घटना जो होगी हीमोलाइसिस हो जाएगी। RH रक्त समूह है या RH असंगति के कारण एक इंपॉर्टेंट डिजीज है, डिजीज नहीं कह सकते, विसंगति कह सकते हैं उसको, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस, और हिंदी में कहा जाता है उसे गर्भ रक्ताणु कोरकता। यह स्थिति कब पैदा होती है, इस पे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ये RH विसंगति के कारण होती है। कारण क्या है अपन लिख देते हैं, RH विसंगति, इसको नोट कर लेना आप। समूहन, समूहन के बाद हो जाएगा हीमोलाइसिस। अब देखिए ये कंडीशन कब पैदा होती है। पहला बेसिक आधार देखिए, अगर RH पॉजिटिव पति है और पत्नी है RH नेगेटिव, तब ये कंडीशन पैदा होती है। पहला ऑप्शन अगर आपको देखना है पति और पत्नी का है, तो आपको देखना है पति RH पॉजिटिव है और पत्नी RH नेगेटिव है, ऑप्शन सही कर दीजिएगा। दोनों प्लस नहीं होंगे, दोनों माइनस नहीं होंगे, अपोजिट भी नहीं होगा। आपको ये क्वेश्चन देखना है कि प्लस क्या है, पॉजिटिव कौन है, पति है, और पत्नी क्या है, नेगेटिव है। आपको ये आइडिया लगाना है कि पत्नी नेगेटिव है, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ रही है, आपको याद करने के लिए कह रहा हूं। अब जो गर्भ में शिशु पैदा हो गया, मान लीजिए पत्नी ये है, गर्भवती माता, ये गर्भवती माता है। गर्भवती माता के शरीर में, गर्भ में जो पल रहा है बच्चा, अच्छा गर्भवती माता अपन ने क्या देखी थी, RH नेगेटिव, कोई भी हो, चाहे A नेगेटिव B नेगेटिव कोई भी हो, उसके गर्भ में बच्चा जो पल रहा है वो क्या है, RH पॉजिटिव है। प्लेसेंटा नाम की जो चीज होती है माँ और बच्चे के बीच में कनेक्शन बनाती है, वो ब्लड को मिक्स नहीं होने देती है, लेकिन फिर भी डिलीवरी के टाइम में कुछ चांसेस ऐसे होते हैं, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं, दोनों का ब्लड मिक्स हो सकता है। थोड़े से ब्लड के पार्टिकल्स या चीटे कह सकते हैं, बच्चे के माता के ब्लड के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। जैसे ही बच्चे का RH पॉजिटिव वाला ब्लड माँ के नेगेटिव वाले ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, माँ की बॉडी के अंदर आप जानते होंगे कौन सी एंटीबॉडी बन जाएंगी, एकदम सही, RH एंटीबॉडी। माता के शरीर में RH एंटीबॉडी, जिसको अपन D एंटीबॉडी कहते हैं, वो बन जाएंगी। तुरंत नहीं बनेंगी, पहला बच्चा इजीली बाहर आ जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। इस ब्लड को टच होने के 28 दिन बाद, 30 दिन बाद तक क्या बनेंगी, RH एंटीबॉडी। वो RH एंटीबॉडी जो होंगी, बच्चे का थोड़ा सा ब्लड टच हुआ है उसको वहां से खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे। अब अगर मान लीजिए दोबारा गर्भ धारण हुआ, देखिए माँ के शरीर में RH एंटीबॉडी जो माँ ने बनाई थी, रिस्पॉन्स देके खुद बनाई थी, वो स्टोर हो जाएंगी और पड़ी रहेंगी बॉडी में। इसी लेडीज को दोबारा गर्भ धारण हुआ और दूसरी बार जो बच्चा है वो फिर से क्या हुआ, RH पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, दूसरा बच्चा फिर से क्या हो, RH पॉजिटिव हो। उस स्थिति के अंदर क्या होगा, पहले से जो बनी हुई कौन सी अपनी एंटीबॉडी है, RH एंटीबॉडी। RH एंटीबॉडी जो है वो D प्रकार की है, सॉरी G है, तो इसका नाम D। ये RH एंटीबॉडी को D एंटीबॉडी भी कह सकते हैं। IgG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन G टाइप की हैं, ये प्लेसेंटा को पार कर जाती हैं। G टाइप की जो भी एंटीबॉडी होगी वो प्लेसेंटा को पार करके बच्चे तक जाएगी। तो जब ये बच्चे के ऊपर अटैक करेगी, या तो उसको बच्चे को गर्भ में मार डालेगी, या बच्चा जब पैदा होगा एनीमिया से ग्रसित होगा, ऐसे बच्चे को कहा जाता है रीसस शिशु, और इस स्थिति को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इस पे प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर परीक्षा में आपको प्रश्न मिल जाएगा। पहला प्रश्न तो यही कि RH से संबंधित व्याधि का या विसंगति का नाम क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, गर्भ रक्ताणु कोरकता। दूसरा, इसके कंडीशन क्या है, पति जो है वो RH पॉजिटिव हो, पत्नी क्या हो, RH नेगेटिव। तीसरी कंडीशन जो मेनली आती है एग्जाम में, गर्भवती माता RH नेगेटिव, मैं यहां लिख देता हूं, इसी को ऑप्शन में ढूंढना है आपको। गर्भवती माता RH नेगेटिव और गर्भस्थ
शिशु RH पॉजिटिव हो, तब ही कंडीशन के अंदर ये स्थिति पैदा होती है। दूसरे के लिए दूसरा तीसरा जो बच्चा है या तो एनीमिया से ग्रसित पैदा होता है, उसे रीसस बच्चा कहते हैं, या फिर उसके गर्भ में मृत्यु हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या जो जितने भी नवयुवक हैं, जितने भी लड़के हैं, वो क्या नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली महिलाओं से लड़कियों से शादी ना करें? लड़कियां वैसे ही कम मिल रही हैं लड़कों को। अब ऊपर से अपन RH इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो कंडीशन और भी क्रिटिकल हो जाती है। मेडिकल साइंस ने इसका इलाज ढूंढ लिया गया है। क्या इलाज है कि जैसे ही प्रथम डिलीवरी होती है, पहली डिलीवरी होने के पश्चात माता को एक वैक्सीन लगाई जाती है जिसको कहा जाता है रोगम। रोगम भी देखने को मिलेगा, रोगम भी देखने को मिलेगा। ये रोगम एंटीबॉडी जो है वैक्सीन लगाई जाती है। अब इस वैक्सीन में होता क्या है ऐसा, जैसे ही अपन ने बात की कि माता के शरीर में बच्चे का हल्का सा कौन सा ब्लड आया, RH पॉजिटिव के छींटे आए, टच हुए। माँ खुद क्या है, RH नेगेटिव है, और ये किसके ब्लड हैं, मान लीजिए RH पॉजिटिव बच्चे के। तो माँ का जो इम्यून सिस्टम है रिस्पॉन्स करेगा और इस ब्लड के खिलाफ, इस एंटीजन के खिलाफ, कौन सी एंटीजन, RH एंटीजन के खिलाफ क्या बनाएगा, RH एंटीबॉडी। इसको लगेगा समय 28 दिन का। हम पहले क्या करेंगे, डिलीवरी होने के पश्चात इंजेक्शन लगाकर, उस इंजेक्शन में होगा क्या, RH एंटीबॉडी होती है। यानी मां के शरीर के रिएक्ट करने से पहले ही वो RH एंटीबॉडी ना बनाए, उससे पहले ही हम बाहर से RH एंटीबॉडी देकर उन ब्लड की ड्रॉप्स को, या यूं कहें उन बच्चे के एंटीजेंस को वहीं खत्म कर देते हैं, फ्लैश आउट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्यों, ताकि मां का शरीर रिस्पॉन्स ना दे। अगर माँ की बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया तो बॉडी के अंदर स्वयं की RH एंटीबॉडी बन जाएंगी जो अगले बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो रोगम में होता क्या है, रोगम में होती है RH एंटीबॉडी, या आप कह सकते हैं D एंटीबॉडी। इसलिए अब आपको रीजन पता चल गया होगा कि रोगम की वैक्सीन प्रथम प्रसव के 72 घंटों के अंदर क्यों लगाई जाती है। रोगम की वैक्सीन ऐसा नहीं है कि RH नेगेटिव महिला को प्रसव के बाद लगाई जाती है, प्रसव से पहले भी, गर्भावस्था के दौरान भी वैक्सीन दी जाती है। तो ये था आज का अपना टॉपिक ब्लड ग्रुप्स के बारे में। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उस पर भी अपन ने बात की, सारे जो पहलू थे वो देखे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला ही कोई वीडियो अपन लेके यहीं प्रसंचरण तंत्र से संबंधित फिर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।